नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राम। आज जो आपके सामने ओंकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे साथियों। ओंकोलॉजी का मीनिंग जानेंगे, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की हम बातचीत करने वाले हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के टाइप्सों की बातचीत करने वाले हैं, बिनाइन ट्यूमर की जो टाइप्स हैं उनके साथ बातचीत करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे आखिर बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा ओंकोलॉजी होती क्या है सर? ओंकोलॉजी का मतलब होता है बेटा, ओंको का मतलब कैंसर, लॉजी का मतलब स्टडी, इसका मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? ओंकोलॉजी। याद रखना इस बात को, ठीक है? देख लीजिए आप। और अब हम कैंसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैंसर क्या है? सिंपल सी बात है, अबनॉर्मल न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। कहने का मतलब सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ होना, ठीक है? वो क्या कहलाती है बेटा? कैंसर कहलाता है। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल टिश्यू हो और नॉर्मल टिश्यू से अबनॉर्मल टिश्यू में आता है, या उसके अंदर अबनॉर्मल नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है उस टिश्यू के अंदर या उस सेल के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं क्या नाम देते हैं बेटा? कैंसर नाम देते हैं। यस, सिंपल सी मैंने बात बताई आपको बेटा। ओंकोलॉजी क्या है? सिंपल सी मीनिंग है ओंकोलॉजी का मतलब इट इज स्टडी ऑफ द कैंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैंसर? अबनॉर्मल न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होना किसी भी सेल में, दिस इज द कैंसर, ठीक है? ओके, देन सर टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप होते हैं बेटा ट्यूमर के। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा, एक ऐसा कैंसर जो फैलता नहीं हो, अर्थात नोट मेटास्टेसिस, जो किसी प्रकार का फैलाव ना हो किसी कैंसर में, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता ना हो, दिस इज द बिनाइन ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? अबनॉर्मल न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है लेकिन मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस का मतलब बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कैंसर फैलता है उसको कहीं ना कहीं मेटास्टेसिस कहते हैं। सो सिंपल सी सादा भाषा में बात है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या फर्क है सर? दो बात आपको बतानी है कि सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कैंसर है वो स्प्रेड नहीं होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैंसर नहीं फैलता है, हम उसको क्या कहते हैं बेटा? बिनाइन। और ऐसा कैंसर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है उसको कहीं ना कहीं हम नाम दे रहे हैं मैलिग्नेंट। ओके, उसके साथ साथ हमें बात करनी है बेटा जी, जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर कहना है बिनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल क्या है? बिनाइन ट्यूमर का एग्जाम्पल है जैसे बेटा फाइब्रोमा। एक वर्ड मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि जिस वर्ड के पीछे, एक वर्ड मैं आपको पहले ही समझा देता हूं बेटा जी, जिस वर्ड के पीछे ओमा होगा, सिर्फ ओमा, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा बिनाइन ट्यूमर को। याद रखना इस बात को। और कार्सिनोमा किसी भी वर्ड के पीछे होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा बेटा मेटास्टेसिस को। ये सादा भाषा में आपको मैं समझाने का तरीका देता हूं, ठीक है? जिस भी वर्ड के पीछे ओमा है अर्थात वो बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइब्रोमा? जैसे बिनाइन ट्यूमर इन द फाइबस टिश्यू, फाइबस टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाता है बेटा? फाइब्रोमा, ठीक है? एडिपोस टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर कहलाता है बेटा लिपोमा, ठीक है? नर्व सेल का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाता है बेटा? न्यूरोमा। याद रखना। और नर्व सेल कौन सी बेटा? सिर्फ और सिर्फ न्यूरोगलिया के अंदर, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर तो कैंसर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता न्यूरॉन के अंदर? क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का किसी प्रकार का सेल डिवीजन ही नहीं है, और जब तक किसी सेल का सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक वो कैंसर पैदा ही नहीं करेगा। इसका मतलब नर्व सेल के अंदर भी कौन सी? न्यूरोगलिया के अंदर जो कैंसर होता है, जो बिनाइन कैंसर होता है, उसको बेटा न्यूरोमा बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइलोमा? माइलोमा का मतलब है बेटा मसल का कैंसर, ठीक है? मसल का बिनाइन कैंसर क्या कहलाता है? माइलोमा। कोंड्रोमा बेटा जी सिंपल सी बात है, कार्टिलेज का कैंसर, दिस इज द कोंड्रोमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओस्टियोमा? ठीक है, बोन्स का कैंसर, बोन्स का कैंसर कहलाता है बेटा ओस्टियोमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंजियोमा? एंजियोमा का मीनिंग क्या है? ब्लड वेसल्स का बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाता है बेटा? एंजियोमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडेनोमा? एडेनोमा का मतलब है जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है? जैसे लीवर हो गया, ठीक है? उनका बिनाइन ट्यूमर क्या कहलाता है बेटा? एडेनोमा, ठीक है? देन पैपिलोमा, इट इज ए कैंसर ऑफ द स्किन, स्किन का कैंसर कहलाता है बेटा सी पैपिलोमा, ठीक है? तो सिंपल सी बात पहचान करनी होगी। आपको कोई भी एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइब्रोमा? या आपको कहेगा कि निम्नलिखित में से एडिपोस टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर बताइए, ठीक है? बिनाइन ट्यूमर ऑफ एडिपोस टिश्यू क्या कहलाता है? ये पूछा जा सकता है, ठीक है? बिनाइन ट्यूमर ऑफ द नर्वस सेल क्या कहलाती है? ये पूछा जा सकता है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ द मसल क्या कहलाती है? ये पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जांपल देने हैं, जैसे फाइब्रोमा है सर, लिपोमा है, न्यूरोमा है, देन आपका कोंड्रोमा है, ओस्टियोमा है, तमाम चीजों को लेकर बारे में आपको दर्शाना है।
और इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको एक्सप्लेन आउट करना है, ठीक है, ओके। देन इसी कड़ी में आप देखेंगे तो मैलिग्नेंट को देखना है। देखो मैलिग्नेंट के लिए बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एक कार्सिनोमा, एक सार्कोमा। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के लिए कहना है कि ऐसा जिस एपिथेलियम टिश्यू का मैलिग्नेंट कैंसर, दिस इज द कार्सिनोमा। अर्थात एपिथेलियम टिश्यू का मैलिग्नेंट कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमा कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सार्कोमा। सार्कोमा के लिए क्या कहना है, कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंट कैंसर क्या कहलाता है बेटा जी, सार्कोमा। दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं और दोनों वर्ड कंपटीशन के लायक वर्ड हैं कि कार्सिनोमा का मीनिंग क्या है, एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर कार्सिनोमा कहलाता है और कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर बेटा जी सार्कोमा कहलाता है। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों को पता है कि दोनों वर्ड कंपटीशन की दुनिया में कितने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि बेटा इसी क्वेश्चन को आप अलग टाइप से देखेंगे, एक इसी क्वेश्चन को आप एक कंपटीशन की नज़र से देखेंगे तो बहुत 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 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कार्सिनोमा और आपका सार्कोमा क्या होता है। कार्सिनोमा के लिए आपको सीधा वर्ड कहना है कि एपिथेलियम टिश्यू का जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो कार्सिनोमा कहलाता है और कनेक्टिव टिश्यू का जो मैलिग्नेंट कैंसर है या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होने वाला जो मैलिग्नेंट कैंसर है, दिस इज द सार्कोमा। इसका मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि जिस भी वर्ड के पीछे सुपरफिशियली ओमा है वो हमारा बिनाइन है और जिस वर्ड के पीछे कार्सिनोमा या सार्कोमा लगा हुआ है वो मैलिग्नेंट कैंसर है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए आप, जैसे देखो फाइब्रोसार्कोमा। अभी देखो फाइब्रोमा देख रहे थे आप, अब फाइब्रोसार्कोमा देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है फाइबस टिश्यू, तो इसका मतलब मैलिग्नेंट ऑफ द फाइबस टिश्यू, अर्थात फाइबस टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू का होने वाला जो कैंसर है, दिस इज द फाइब्रोसार्कोमा। लिपोसार्कोमा बेटा एडिपोस टिश्यू का बिनाइन मैलिग्नेंट। तो आपको दो पहचान अलग अलग करनी है। सिर्फ लिपोमा होता तो वो बिनाइन ट्यूमर होता बेटा एडिपोस टिश्यू का, लेकिन लिपोसार्कोमा अर्थात मैलिग्नेंट ट्यूमर है एडिपोस टिश्यू का, दिस इज द लिपोसार्कोमा। थोड़ी देर पहले एक वर्ड आ रहा था, यहां पर देखिए एंजियोसार्कोमा, वहां पर एंजियोमा था, एंजियोमा का मतलब ब्लड वेसल्स का बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहा है कि ब्लड वेसल्स का जो मैलिग्नेंट कैंसर है बेटा, दिस इज द एंजियोसार्कोमा, उसको एंजियोसार्कोमा कहेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूरोसार्कोमा, अभी मैंने कहा था मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द नर्वस सेल, नर्वस सेल का मैलिग्नेंट कैंसर क्या कहलाता है बेटा, न्यूरोसार्कोमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा का मतलब भी कार्टिलेज का जो आपका मैलिग्नेंट कैंसर है, दिस इज द कॉन्ड्रोसार्कोमा। अर्थात मेरे को पूरी मीनिंग समझ आती है कि सर देखो दो बात मैंने आपके सामने रखी, दोनों बातों का मैं एक्सप्लेन आउट करता हूं बेटा जी। देखो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक इतनी बात पढ़ी कि सर ओंकोलॉजी का मीनिंग क्या है, ओंकोलॉजी का मीनिंग क्या है। तब आपको बताना था कि ओंकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। सर ओंको मतलब कैंसर, कैंसर की जो स्टडी करते हैं, दिस इज द ओंकोलॉजी। अब मान लीजिए ये सेल है, ये नॉर्मल सेल है। अब ये नॉर्मल सेल यदि धीरे धीरे अबनॉर्मल होना शुरू हो जाए और इसमें नई ग्रोथ होना शुरू हो जाए, दिस इज द कैंसर, वो कैंसर है। ये बात मैंने आपको कही थी। उसके बाद में मैंने आपको कही थी कि सर हमारी सेल डिवीजन अबनॉर्मल हो जाए किसी भी सेल का, और जब किसी भी सेल का सेल डिवीजन अबनॉर्मल हो जाएगा तो सेल की ग्रोथ फास्ट होना शुरू हो जाएगी, और जब ग्रोथ फास्ट होना शुरू होगी, दिस इज द, इसका मतलब वह कहने की जो सेल है वो कैंसर में तब्दील होगी। अब जानना यह जरूरी है कि वो कौन से कैंसर में तब्दील होगी। वो आपका हो सकता है कि बिनाइन कैंसर में तब्दील हो रही है, या फिर हो सकता है वो मैलिग्नेंट में तब्दील हो रही है। तो आपको राइट आंसर देना है कि सर फॉर एग्जांपल के लिए तौर पर आप मान के चलिए कि यदि कैंसर एक ही जगह है, दिस इज द बिनाइन, उसको मैं बिनाइन कैंसर कहूंगा। लेकिन कैंसर फैलने वाला है तो उसको बेटा से मैं क्या कहूंगा, मैलिग्नेंट कैंसर कहूंगा। ये दो बातें आपको देखनी है और दोनों बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बिनाइन एक अलग चीज है, मैलिग्नेंट कैंसर एक अलग चीज है बेटा जी, और जिसके बारे में मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे आपके सामने कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइब्रोमा, दो वर्ड मैं लेता हूं आपके सामने। फाइब्रोमा बिनाइन कैंसर ऑफ द फाइबस टिश्यू था, और यहां देखिए आप फाइब्रोसार्कोमा मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द एडिपोस टिश्यू। देखो दोनों की मीनिंग अलग अलग है। फाइब्रोसार्कोमा, ये देखिए दोनों का मीनिंग आपको अलग अलग आपको मिलेगा और दोनों का एग्जाम्पल आपको अलग मिलेगा। कहने का मतलब कि किसी फाइबस टिश्यू में बिनाइन कैंसर है तो उसको बेटा जी मैं क्या कहूंगा, फाइब्रोमा। लेकिन किसी कैंसर वही फाइबस टिश्यू के अंदर मैलिग्नेंट कैंसर है, अर्थात उसके अंदर मैलिग्नेंट कैंसर हो रहा है, तो उसी कंडीशन को मैं क्या कहूंगा बेटा जी, उसी कंडीशन को कहूंगा मैं फाइब्रोसार्कोमा।
दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें लिंकेड है अपने आप में, ठीक है। और यही एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर पहले बेटा जी समझा रहा था, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके साथ साथ ही इसने मैंने आपको दो चीजें बताई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। देन इसी कड़ी में नेक्स्ट हम देखेंगे, वो देखेंगे बेटा टीएनएम क्लासिफिकेशन को। टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं, ओंकोलॉजी को जानने वाले और ऐसे हमारे बहुत सारे जो मित्र लोग हैं जो ओंकोलॉजिकल वार्ड में काम करेंगे, आगे कर रहे हैं या प्रेजेंट टाइम कर रहे होंगे, उनके लिए तो टीएनएम क्लासिफिकेशन किसी चीज से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका तो रोजाना का काम होगा टीएनएम क्लासिफिकेशन को पढ़ने का, जानने का मौका मिलेगा, साथ के साथ पेशेंट को एक्सप्लेन आउट करने का मौका मिलेगा। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन को देखिए साथियों, ठीक है। टी बराबर ट्यूबर होता है बेटा, एल बराबर लिम्फ नोड होता है, एन बराबर, ठीक है, और एम बराबर बेटा सी मेटास्टेसिस होता है। ये तीन बात याद रखना। टीएनएम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा टी बराबर ट्यूमर है, एल बराबर लिम्फ नोड है और एम बराबर बेटा सी मेटास्टेसिस है। और ट्यूमर, सबसे पहले ट्यूमर के लिए बातचीत करते हैं। कहने का मतलब, पहले एग्जांपल की दृष्टि से मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हमें यहां देखना है। टी जीरो है तो नो प्रेजेंस होता ट्यूमर, अर्थात डॉक्टर ने बायोप्सी रिपोर्ट लेके और डॉक्टर ने टी जीरो लिखा है, इसका मतलब किसी प्रकार का ट्यूमर उस पेशेंट को नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन किसी डॉक्टर ने टी आई लिखा है तो कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्सिनोमा टिश्यू? ऐसा टिश्यू जिसके अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो चुकी है, दिस इज द कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू। साथियों, कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अबनॉर्मल किसी भी सेल के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर अबनॉर्मल किसी की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, दिस इज द कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू। ओके, देन बेटा जी माइल्ड ट्यूमर। माइल्ड ट्यूमर के अंदर कहना है सर T1 यदि डॉक्टर लिखता है तो इसका मतलब ट्यूमर की जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन T2 लिख दिया डॉक्टर ने, इसका मतलब ट्यूमर की जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर से अबव है, ठीक है। T3 लिख दिया तो इसका मतलब ट्यूमर की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और T4 लिखने पर ट्यूमर की साइज बेटा 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अर्थात मैंने आपको कहा टीएनएम क्लासिफिकेशन बेटा कैंसर के लिए यूज करते हैं, और टीएनएम क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज है, टी बराबर ट्यूमर, एन बराबर लिम्फ नोड, एम बराबर मेटास्टेसिस। यदि तुम्हारा डॉक्टर T0 लिखता है, इसका मतलब पेशेंट को किसी प्रकार का ट्यूमर नहीं है, और तुम्हारा डॉक्टर TI लिखता है, इसको मतलब कैंसर तो है नहीं, सॉरी कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू है, कहने का मतलब वो सेल अबनॉर्मल होना शुरू हुई है। लेकिन किसी पेशेंट के लिए T1 लिखता है, इसका मतलब उसकी जो ट्यूमर तो है लेकिन उसकी साइज 3 सेंटीमीटर से कम है, और किसी के लिए T2 का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब उसकी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन किसी पेशेंट के लिए T3 का इस्तेमाल होता है तो कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर से उसकी जो साइज है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, ये देखिए, अब यहां से देखिए और इसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ आप जान सकती हैं बेटा रानी यदि आप इसको डील करेंगे तो। देखो ध्यान से और अच्छे से पढ़िए। यदि आपका पेशेंट के साथ N1A, N12A, N3A ये लिखा है, इसका मतलब मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर नोड प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड। कहने का मतलब जो कैंसर तुम्हारा फैलने वाला है वो मेटास्टेसिस नहीं है और साथ में वो लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने ये कहा N1B, N2B, N3B, तो आपको साथ साथ कहना है मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड। जो तुम्हारा लिम्फ नोड है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मेटास्टेसिस कैंसर है वो प्रेजेंट है। देन N1X, N2X, N3X लिखा है तो इसका मतलब मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू लिम्फ नोड। कहने का मतलब किसी तरीके से पहचान नहीं कर सकते उस कैंसर की, दिस इज द नॉट डिफरेंशिएट। एक बार अकॉर्डिंग टू नोट्स आप देखिएगा, उसके बाद में मैं इसको मेरे हिसाब से उसको कंपटीशन में तब्दील करूंगा। देखिए ध्यान से, ओके। उसके साथ साथ इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाली जो बातचीत है वो ये दो बात बताई है। देखो ध्यान से, M बराबर मेटास्टेसिस है बेटा, यस। मेटास्टेसिस में कहा M0 लिखा है यदि, तो नीचे आपको लिखा जाएगा नो मेटास्टेसिस।
यदि M1 है तो लिखा जाएगा लोकल मेटास्टेसिस, मतलब पर्टिकुलर एरिया में वो फैल रहा है। M2 है तो रीजनल मेटास्टेसिस, कहने का मतलब पर्टिकुलर एरिया में वहां पर्टिकुलर जो कैविटी है वहीं फैल रहा है। लेकिन M3 हो गया तो बेटा जी याद रखना, वहां से लेकर, कहते हैं ना कैंसर फैल गया था, लंग्स का कैंसर, लेकिन चला गया कहां, इंटेस्टाइन के अंदर। इसका मतलब पेशेंट कौन सी फेज में होगा, पेशेंट को राइट आंसर देना है आपको M3, यहां पर याद रखना, आपको याद रखना होगा, M3 बताना होगा, अर्थात मेटास्टेसिस जो ट्यूमर है वो पूरी तरीके से फैल चुका है, ये आपको आंसर देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर से देखिए साथियों, देखो यहां क्या कहा है, यहां सिंपल सी बात मैंने आपको कहा TNM क्लासिफिकेशन। देखो भाई TNM क्लासिफिकेशन की फुल फॉर्म देखिए, T बराबर तो बेटा जी मैंने क्या कहा, ट्यूमर है, ठीक है। N बराबर मैंने क्या कहा बेटा जी, लिम्फ नोड है, ठीक है, लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड है, ठीक है। और बेटा जी मैंने क्या कहा, M बराबर मेटास्टेसिस है, M बराबर मेटास्टेसिस है, ये बात सुनिए आप ध्यान से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको आंसर देता हूं, यदि पेशेंट का T0 से T1 तक संबंध है या पेशेंट का N0 से N1 तक संबंध है या पेशेंट का M0 से M1 तक संबंध है, यदि डॉक्टर ने आपकी पर्ची पर T0 लिखा है, इसका मतलब किसी प्रकार का उसमें ट्यूमर नहीं है। T0 लिखा है तो नो ट्यूमर, लेकिन T1 लिखा है, इसका मतलब ट्यूमर है। और डी पढ़ने के लिए मैंने आपको नोट्स का इस्तेमाल करवाया था कि T1 है, T2 है, T3, अर्थात ट्यूमर की जो साइज है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर से कम है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो तुम एक्सप्लेन करने के लिए याद रख सकते हो। लेकिन तुम्हें नॉलेज के लिए शॉर्ट एंड स्वीट का रास्ता अपनाना है तो T0 और T1 याद रखिए। अर्थात आपकी पेशेंट की रिपोर्ट में T0 लिखा हुआ है और T0 लिखने से ये फीलिंग करनी है आपको, इसका मतलब पेशेंट को किसी प्रकार की ट्यूमर नहीं है। और यदि आपकी संख्या बल के अंदर T1 लिखा है तो इसका मतलब आपको पहचान करनी है वहां किसी प्रकार का ट्यूमर प्रेजेंट है। अब वो ट्यूमर कैसा है वो हम नहीं जानते। दूसरी बात, इसने कहा N0 N1, N0 है, इसका मतलब आपका जो मेटास्टेसिस कैंसर है या कोई कैंसर है तो वो किसी प्रकार का लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अर्थात लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन N1 लिखा है, इसका मतलब उस ट्यूमर के अंदर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं मैं, यहां कह रहा है M0 लिखा है, M0 का मतलब है कि इसका मतलब नो मेटास्टेसिस, किसी प्रकार का मेटास्टेसिस नहीं है। और M1 लिखा है किसी ने तो आपको आंसर देना है, इसका मतलब कैंसर जो तुम्हारा है वो मेटास्टेसिस है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने वाला कैंसर है, ये बात आपको कहनी है। अब साथियों सादा भाषा में यदि लेकर मैं इसको बात रखूं या बात आपके सामने बढ़ाऊं तो क्वेश्चन क्या होगा, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ये होगा कि 24 साल का घनश्याम है और 24 साल के घनश्याम की बायोप्सी की रिपोर्ट ली जा रही है। क्वेश्चन ये होगा, 24 साल का घनश्याम है और घनश्याम की बायोप्सी की रिपोर्ट ली जा रही है। यदि उस रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बायोप्सी की रिपोर्ट लिख रहा है और रिपोर्ट में क्या लिख रहा है, रिपोर्ट में डॉक्टर कह रहा है कि उसको ट्यूमर तो है, उसको ट्यूमर तो है, इसका मतलब ट्यूमर है उसको, लेकिन डॉक्टर ले रहा है उसमें किसी प्रकार का लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। और डॉक्टर कह रहा है नो मेटास्टेसिस, किसी प्रकार का मेटास्टेसिस नहीं है, तो आप उसका TNM क्लासिफिकेशन लिखो। तो सो सिंपल, मैंने क्या कहा, ट्यूमर है, इसका मतलब T बनाएगा, देन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, N0 लिखूंगा, कैंसर किसी प्रकार का फैलने वाला नहीं है तो M0 लिखूंगा। ये क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आएगा, आपको TNM क्लासिफिकेशन का आंसर ये देना है, ठीक है। या डॉक्टर कुछ बदलाव करता है इस रिपोर्ट में और पेशेंट कहता है 47 साल का पेशेंट है और उसकी बायोप्सी ली गई और बायोप्सी की जो रिपोर्ट है, बायोप्सी की रिपोर्ट में ये है, मैं आपको बता रहा हूं क्या है, ट्यूमर है बेटा जी, उसको बिल्कुल ट्यूमर है, यस। लिम्फ नोड भी इन्वॉल्वमेंट है उसका, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है और कैंसर फैलने वाला भी उसको, कहने का मतलब मेटास्टेसिस भी है, मेटास्टेसिस भी है, ठीक है सर। आप उसका TNM क्लासिफिकेशन कैसे लिखोगे, सो सिंपल, कैसे लिखोगे, टी के सामने क्या लिखना है, ट्यूमर है T1, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है N1
और मेटास्टेसिस है M1। ये लो, ये टीनम क्लासिफिकेशन लिखना उसको, सो सिंपल बात करता। और डीप पढ़ना है कि वो किस प्रकार का मेटास्टेसिस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला तो M3 लिखना होगा आपको। यदि रीजनल मेटास्टेसिस है, कहने का मतलब वहीं पर ही है या उसी कैविटी में है, तो M2 लिखना होगा। और M1 में फैले है लेकिन उसी कैविटी में है या पर्टिकुलर ऑर्गन में है, दिस इज द M1 लिखना है आपको। यहां से आप लिख सकती हैं, यहां से आप उसको बता सकती हैं, समझा सकती हैं। या पेशेंट कहता है कि उसका ट्यूमर की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपको टी में भी T3 लिखना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का जो मार्गदर्शन होगा वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अर्थात जो क्वेश्चन का एक टाइटल होगा, एक क्वेश्चन को एक बताने की जो लय होगी, वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा। और आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आ गया। और मेरे हिसाब से आज के बाद में आपका TNM क्लासिफिकेशन कभी गलत नहीं होने वाला। यदि आपको फिर भी कोई शंका के तौर पर आप इस क्वेश्चन को देखती हैं तो आप इसमें बहुत ही हल्का सा इसमें पढ़ सकती हैं। यदि आपको भविष्य के गर्भ में ये क्वेश्चन छुपा है क्या, कि यदि तुम्हारा जो कैंसर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है, अर्थात एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर फैल रहा है, इसका मतलब वहां पर M3 देना है। ठीक है। वो कैंसर किसी प्रकार से फैल नहीं रहा, अर्थात नो मेटास्टेसिस कहना है। लेकिन वो कैंसर लोकल मेटास्टेसिस है तो आपको M1 देना है। लेकिन वो कैंसर रीजनल है, अर्थात पर्टिकुलर कैविटी में पूरी तरह फैल चुका है, इसका मतलब M2 कहना है। और वह कैंसर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है, तब आपको आंसर M3 देना है। और मुझे नहीं लगता साथियों यहाँ पर कोई दिक्कत आपको हो सकती है। इसका मतलब सो सिंपल, TNM क्लासिफिकेशन में आपको कभी डाउट नहीं आना चाहिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ आगे की तरफ देखिए साथियों, यहां देखिए मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है उस बात को समझना अपने को पड़ेगा। देखो, मेटास्टेसिस को समझने के लिए कहने का मतलब कैंसर जो तुम्हारा है वो स्प्रेड कैसे किस माध्यम से होता है, दिस इज द मेटास्टेसिस। सबसे पहले कहा ब्लड, देन लिम्फ, देन लोकल। ठीक है। अब इसमें भी 4 बातें कह रहा है। 4 बातें क्या कह रहा है बेटा? 4 बातें ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है। क्या कहना चाहता है? सबसे पहले कि सर मोस्ट कॉमन रूट कौन है मेटास्टेसिस का, तब आंसर देना है ब्लड। लेकिन अर्लीस्ट सबसे जल्दी किससे फैलता है, तब आपको आंसर देना है बेटा जी लिम्फ से। ठीक है। और मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस की साइट कौन है, तब आपको आंसर देना है लंग्स। कहने का मतलब लंग्स में सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस होने के चांस होता है। ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन को यहां समझना पड़ेगा, और समझने के लिए अपने को 4 बातों का सहारा लेना पड़ेगा। देखो 4 बातें कौन सी हैं। मैंने आपको सिंपल भाषा में आंसर दिया है बेटा जी, और मैंने क्या कहा है कि यदि फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए, और मान लिया जाए तो बहुत कुछ मान लिया जाएगा, यहां से जो चीज है वो यहां से बदलेगी। मैंने आपको कहा कि रूट कौन कौन से हैं मेटास्टेसिस के, सुनिए ध्यान से। ये देखिए बेटा जी, रूट कौन कौन से हैं। रूट वाले चीजों को यदि कहना है तो आपको 4 बातें कहनी है। रूट ऑफ मेटास्टेसिस में सबसे पहला रूट होता है बेटा किसका, आंसर देना है बेटा जी ब्लड, देन आंसर देना है बेटा जी लिम्फ, और देन आंसर देना है बेटा जी आपका लोकल। ये देखिए, अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कहने का मतलब मोस्ट कॉमन कैंसर कैसे फैल सकता है, किससे फैल सकता है, तब आपका आंसर होना चाहिए मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो हमेशा याद रखना बेटा ब्लड से फैलता है। ये आंसर होना चाहिए आपका। या क्वेश्चन ये कहा जाता है आपको फ्यूचर भविष्य की गर्भ में ये क्वेश्चन छुपा है कि अर्लीस्ट मोस्ट कॉमन रूट क्या है कैंसर का, अर्थात सबसे जल्दी किससे फैलता है, तब आपका आंसर होगा लिम्फ से। आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। और फिर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा कोई भी कैंसर कहां फैलने का आसार रहता है, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट कौन है उसकी, तब आपका आंसर होगा लंग्स। तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों की ही बहुत ज्यादा इज्जत की जाए। सबसे पहले कह रहा है कि मोस्ट कॉमन जो रूट है कैंसर का वो क्या है साथियों, आंसर देना है सर ब्लड है। उसके बाद में आपको सबसे अच्छी क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन क्या अपने मर्यादा होती है कि अर्लीस्ट रूट क्या है, तब आपको आंसर देना लिम्फ है सर। लेकिन आपको कहा जाए कि वह कौन सी जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर फैलने के चांस हो सकते हैं, और आपको उस दौरान जो आंसर देना है वो देना है बेटा जी लंग्स। और यहाँ किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना,
क्वेश्चन का आंसर वो राइट आंसर में जाना चाहिए, लंग्स। ठीक है, ओके। यहां से देखिए, उसके बाद यहां सबसे ज्यादा जो चीजें हैं ये देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा से कि ब्रेस्ट जो कैंसर है उसकी मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट बताइए, अर्थात ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले किस में फैल सकता है। आंसर देना है बेटा सबसे पहले बोन के अंदर और उसके बाद में लंग्स के अंदर, ये आंसर देना है। और न याद रहे तो आंसर याद रखना है बनवारी लाल से, BN बनवारी लाल से। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से सदमा लगेगा जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट जो कैंसर है उसका बेस्ट मेटास्टेसिस साइट क्या है, कहने का मतलब सबसे पहले कहां फैलता है, तब आपको आंसर देना है सबसे पहले बोन में, उसके बाद में लंग्स में। ठीक है, देन आपको पूछा जाएगा सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कहां फैलता है, तब आपको सबसे ज्यादा आंसर देना है बेटा सर्वाइकल कैंसर लंग्स में सबसे पहले और दूसरा बोन में। यहां पर लेग आ गया, सॉरी बेटा गलती से, ये लंग्स है। ठीक है, और इसका उल्टा कर देना LB लादू भाई, ये देख लो सबसे पहले लंग्स में फैलेगा ये तो, और ये सबसे पहले बोन में फैल रहा है ब्रेस्ट कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर सबसे ज्यादा कहां फैल सकता है, तब आंसर होगा लीवर। लंग कैंसर सबसे ज्यादा कहां फैल सकता है, तब आंसर होगा ब्रेन। और प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा कहां फैल सकता है, तब आंसर होगा आपका स्पाइन और बोन के अंदर, यहां पर है वो प्रोस्टेट कैंसर फैल सकता है। तो चार बातें मैंने आपको कहा था साथियों, यहां पर दो चीजों का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर कई बार आ चुका है कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसका मोस्ट कॉमनली रूट क्या है, कहने का मतलब मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट क्या उसकी, तब आपको पहले नंबर पर आंसर देना है बोन और दूसरे नंबर पर आंसर देना है बेटा लंग्स। या क्वेश्चन ये कहा जाए भविष्य के अंदर कि जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर सबसे पहले कहां फैल सकता है, तब आपको सबसे पहले आंसर देना पड़ेगा मित्रों लंग्स और उसके बाद में आंसर देना पड़ेगा बोन। या क्वेश्चन ये कहा जाए कि गैस्ट्रिक कैंसर कहां फैल सकता है, तब आपको मोस्ट कॉमनली आंसर देना होगा लीवर। और या ये कहा जाए कि लंग्स कैंसर कहां फैल सकता है, तब आपको आंसर देना होगा ब्रेन। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये है साथियों कि प्रोस्टेट जो कैंसर है वो कहां फैल सकता है, तब आपको सबसे ज्यादा जो आंसर देना होगा और वो देना होगा बेटा जी आपका स्पाइन या आपका बोन। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होनी चाहिए। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा आपका कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। देखो कई बार साथियों होता क्या है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं और आंसर नहीं निकलते और उसका पता नहीं चलता कि उस टॉपिक से क्वेश्चन किस लेवल पर कहला जाएगा। जैसे आपकी ओंकोलॉजी में जो क्वेश्चन हमेशा ट्रैप होता है वो हमेशा सुपरफिशियल क्वेश्चन ट्रैप होता है, या तो वो क्वेश्चन ट्रैप होता है बिनाइन ट्यूमर का एग्जांपल से, या क्वेश्चन वो ट्रैप होता है मैलिग्नेंट के एग्जांपल से, या क्वेश्चन वो जो ट्रैप होना चाहता है वो ट्रैप होना चाहता है आपका स्टेज से, टीएनएम क्लासिफिकेशन से। बड़ी एग्जाम में कई बार टीएनएम क्लासिफिकेशन आ जाता है, या बहुत छोटा क्वेश्चन दे देता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर बताइए, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर बताइए, यहां से क्वेश्चन ट्रिप्ट होता है। ठीक है, अर्थात जो जितना ज्यादा छोटा टॉपिक होगा वहां से क्वेश्चन जो ट्रैप होता है वो हमेशा ऊपर का क्वेश्चन ट्रैप होता है। ठीक है, तो इस बात पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और क्वेश्चन को पढ़ने का क्या तरीका है कि जैसे जैसे साथ के साथ थ्योरी पढ़ते जाइए और साथ के साथ PR यादव के क्वेश्चन निकालते जाइए। मैं कहता हूं साथियों, मैं वादा करता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने मंजिल से घबरा के अपने आप से भागते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो भगे नहीं और वो डरे नहीं, वो सिर्फ खड़े रहे मंजिल पर। लोग तुम्हें खुद आकर सैल्यूट करेंगे एक दिन, लेकिन बस जज्बे की ज़रूरत है एक साथियों, एक लगन की ज़रूरत है। और जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो काम कैसे सक्सेस होगा उसकी ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो हमें लगातार अपने जो गोल हैं उस पर लगातार हमें फोकस करना है, उसको छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाएगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे एकेडमी के अंदर, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो उन्होंने लगातार मेहनत की और आज वो नौकरी में है। कोई UPPSC फाइट करके, तो कोई नोट सेट के अंदर है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं ये तमाम चीज़ें तब होती है जब मेहनत करते हैं बच्चे, और यकीनन उन लोगों ने मेहनत की तो ये चीज़ें तमाम उनके साथ हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए बेटा। ग्रेड ऑफ कैंसर, ग्रेड ऑफ कैंसर पढ़ने से पहले हमें 4 चीज़ें पढ़नी होगी, और 4 चीज़ें वो कौन सी हैं वो आपको जानना होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है डिस्प्लेसिया, देन हाइमेटाप्लेजिया, देन एनाप्लेजिया।
लेकिन उससे पहले भी मैं आपको दो चीजें और समझाना चाहता हूं। उससे पहले देखिएगा, एक तो क्वेश्चन आता हाइपरट्रोफी का, जी हाइपरट्रोफी का, और एक क्वेश्चन आता है बेटा हाइपरप्लेजिया का, हाइपरप्लेजिया का, हाइपरप्लेजिया का। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है बेटा जी सेल की साइज बढ़ना, इंक्रीज साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज साइज ऑफ द सेल, सेल की साइज बड़ी हुई होगी, दिस इज द हाइपरट्रोफी, उसको हाइपरट्रोफी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सेल के नंबर बढ़े हुए हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, नंबर ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, दिस इज द हाइपरप्लेजिया। और सेल यदि अबनॉर्मल होगी उसको बोलेंगे बेटा जी कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू। ये तीन वर्ड हमेशा याद रखना, कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू, ये तीन वर्ड बेटा जी कभी नहीं भूलना। आपको पहला आंसर देना है हाइपरट्रोफी में नंबर बड़े हैं, साइज बड़ी है, हाइपरप्लेजिया में नंबर बड़े हैं सेल के, और कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू के अंदर याद रखना हमेशा हमेशा के लिए कि अबनॉर्मल जो है वो जो सेल है वो अबनॉर्मल हुई है, दिस इज द कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू। ये तीन क्वेश्चन या ये तीन टर्मिनोलॉजी मैं कहूं तो आपको कैंसर को कभी नहीं रोक सकती। आपको सीधा आंसर देना है कि सेल की साइज बढ़ रही है, दिस इज द हाइपरट्रोफी, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, दिस इज द हाइपरप्लेजिया, और सबसे गहरी बात है कि सर सेल यदि अबनॉर्मल हो रही है इसका मतलब कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू, वहां आपको कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू कहना पड़ेगा। आपको राइट आंसर ये देना है साथियों, और यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। और फिर आपको तीन क्वेश्चनों का सिलेक्टिव काम करना है। देखो कैसे, तीन क्वेश्चनों का सिलेक्टिव काम करना आपको, और तीन क्वेश्चन सिलेक्टिव कैसे करेंगे आप। फिर मैंने आपको कहा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया की मीनिंग क्या है, देखिए पढ़िए, इट इज द प्रोसेस इन अबनॉर्मल कैंसर सेल डिफरेंशिएट नोन एज द डिस्प्लेजिया। दो वर्ड आएंगे साथियों आगे के लिए, अनडिप्रीशिएंट और डिप्रीशिएंट। डिप्रीशिएंट का मतलब रहता है ऐसी कैंसर सेल जिसकी पहचान की जा सकती है, दैट इज अ डिप्रीशिएंट। पढ़ा रहा हूं आगे, ओके। देन बेटा जी मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया के अंदर कह रहे हैं अबनॉर्मल सेल है लेकिन अनडिप्रीशिएंट टू डिप्रीशिएंट, धीरे धीरे उसको अनडिप्रीशिएंट हो रही है वो। एनाप्लेजिया पोर सेलुलर डिप्रीशन ऑफ अबनॉर्मल कैंसर सेल दैट आर नॉट डिप्रीशिएंट। कहने का मतलब देखो, सबसे पहले कुछ सेल को पहचान करने में आ रही है, दिस इज द डिस्प्लेजिया। धीरे धीरे वो पहचान करने से नहीं पहचान में आ रही है, दिस इज द मेटाप्लेजिया। और उसको पहचान ही नहीं किया जा सकता जिस सेल को, दिस इज द एनाप्लेजिया। ये 6 टर्मिनोलॉजी ऐसे साथियों कैंसर में जो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। सबसे पहले तुम्हें याद रखना है और सबसे पहले तुम्हें कहना है हाइपरप्लेजिया मींस नंबर बढ़ेंगे, देन हाइपरट्रोफी मींस सेल की साइज बढ़ेगी, देन सेल अबनॉर्मल होगी, दिस इज द कार्सिनोमा ऑफ इंसिट्यू। यदि सेल अबनॉर्मल है और उसकी पहचान हो रही है, दिस इज द डिस्प्लेजिया। देन मेटाप्लेजिया अबनॉर्मल से अबनॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, अर्थात पहचान से अनपहचान की तरफ जा रही है, दिस इज द मेटाप्लेजिया। और जिस सेल की पहचान नहीं की जा सकती, दिस इज द अनप्लेजिया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने क्या किया बेटा जी, कल आपके स्कूल में जिला कलेक्टर आ रहे हैं, और जिला कलेक्टर जैसे लोग क्या देखते हैं, स्कूल में सिर्फ अनुशासन और ड्रेस। ये बात प्रधान अध्यापक को पता चली, आपके प्रिंसिपल को पता चली। प्रिंसिपल्स के पास क्या था, कम से कम 50 बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी जब स्कूल में प्रिंसिपल ने पूछा। तो कल की 26 जनवरी है और प्रोग्राम भी करवाना है, और डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है वो भी आने हैं। इसका मतलब सिंपल सा आंसर आपको देना है, प्रिंसिपल क्या करेगा, बच्चों की ड्रेस बनाने के लिए मार्केट लेके जाएगा उनको, और उनकी जो ड्रेस है उनको सिलवाएगा। अब जब टेलर के पास गया बच्चों को लेकर, तो टेलर ने मना ही कर दिया लेने से पहले कि हम तो साहब एक दिन की 10 ड्रेस सी सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं सीख सकते। प्रिंसिपल ने कहा ड्रेस तो 50 है। तो सो सिंपल आंसर देना है, फिर भी प्रिंसिपल ने लालच दिया, टेलर मान गया, कोई बात नहीं कर साहब मिल जाएगी, कर लेंगे एडजस्ट। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह 6 बजे 7 बजे प्रिंसिपल ड्रेस लेने के लिए गया टेलर के पास,
तो कई सारी ड्रेसों पर कब्ज नहीं थी, किसी पैंट पर चैन नहीं थी। क्यों भाई? सो सिंपल, जल्दीबाजी में सिया हुआ काम टेलर की क्वालिटी को घटा गया। इसी प्रकार कैंसर का है कि जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपनी पहचान खोता जाएगा। सो सिंपल आया। तो इसका मतलब जैसे जैसे कैंसर पुराना होता जाएगा वो पहचान उतनी ही स्पीड से खोता जाएगा, और जितनी स्पीड से पहचान खोता जाएगा तो पहचान करना मुश्किल होगी उसकी। इसलिए 4 वर्ड मैंने आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले उसकी साइज बढ़ी, देन अबनॉर्मल ग्रोथ हुई, उसके साथ पहचान में नहीं आ रहा, और धीरे धीरे जाकर उसको बड़ी पहचान जो होनी थी वो पहचान नहीं हो पा रही है। इसका मतलब तमाम उन चीज़ों को लेकर बातचीत हम करेंगे। लास्ट में साथियों, ग्रेड ऑफ कैंसर। ग्रेड ऑफ कैंसर में 4 ग्रेड होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आंसर देना बेटा माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा, अर्थात हम किसी सेल को पहचान करने में सक्षम हैं लेकिन बहुत कम, माइल्ड। ठीक है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा, सीवियर डिस्प्लेजिया होगा, लेकिन फोर्थ ग्रेड के अंदर किसी सेल को हम पहचान नहीं कर सकते, अर्थात नॉर्मल सेल से उसको अब नॉर्मल सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगी और उस सेल को पहचान नहीं किया जा सकता है। उसको कैंसर का नंबर देंगे बेटा जी ग्रेड 4। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा आपको आंसर देना है। आपको कोई भी बंदा फ्यूचर के अंदर पूछता है कि सर धीरे धीरे सेल अब नॉर्मल हो रही है या अब नॉर्मल की तरफ जा रही है या सेल को पहचान करने में मुमकिन हो रही है, तो आंसर देना होगा बेटा जी फोर्थ ग्रेड। ठीक है, आपको कहा जाए कि सेल पहचान हो रही है लेकिन आपको आंसर देना होगा माइल्ड डिस्प्लेजिया। आपको कहा जाए कि मॉडरेट डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा है, सेकंड ग्रेड। सीवियर डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा है, थर्ड ग्रेड। और डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, इन चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन चीज़ों को मैं पहले ही एक्सप्लेन आउट कर चुका हूँ, अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। तो आपको कभी गलती नहीं करनी है। सामान्य तौर पर कोई भी बंदा आपसे पूछा जाए तो आपको एक ही आंसर देना, क्या? कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर या ग्रेड ऑफ कैंसर की कितनी ग्रेड है, आंसर देना है। जीने के भी 4 दिन और कैंसर की ग्रेड भी 4 होती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन देके ये पूछा जाता है कि किसी पेशेंट की चीजें पहचान नहीं हो रही, और जब किसी इंसान की पहचान नहीं होती तो वो कौन सी स्टेज में होता है, कौन सी ग्रेड में होता है, आंसर देना है बेटा जी फोर्थ ग्रेड। बात खत्म। अब मेरी बात सुनिए, नंबर से फिर देखिए इसको। ये देखिए, मैंने आपको ऑन्कोलॉजी के बारे में पूरा रिवीज कराया, बिनाइन, और मैंने पूरा का पूरा मैलिग्नेंट कवर करवाया। बिनाइन के अंदर मैंने क्या कहा था, सिंपल सी बात, एक ऐसा कैंसर जो फैलेगा नहीं, और जो ऐसा कैंसर जो फैलेगा वो मैलिग्नेंट होगा, और इसके साथ साथ ही बिनाइन जो ट्यूमर है वो कैप्सुलेटेड होगा, और जो आपका मैलिग्नेंट है वो अनकैप्सुलेटेड होगा। ठीक है, ये बात मैंने बताई, ये बात मैंने अच्छे से समझाया। मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाए बिनाइन ट्यूमर के, जैसे फाइब्रोमा, लेकिन मैंने कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन कैसे समझाया था, ओमा, जिस वर्ड के पीछे ओमा हो वो बिनाइन होगा। ये लो ओमा, सिंपल। अब देख लो, सबके पीछे ओमा 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 ओमा, बात खत्म। ठीक है, जैसे न्यूरोमा, लिपोमा, मायोमा, ये तमाम चीजें क्या, बिनाइन कैंसर। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ ही मैलिग्नेंट, मैंने क्या कहा था, मैलिग्नेंट के लिए 2 चीज कही थी कि जिस एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर है, दिस इज द कार्सिनोमा, और कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है तो सार्कोमा। अर्थात जिस भी कैंसर के पीछे कार्सिनोमा और सार्कोमा हो तो वो कौन सा कैंसर होगा बेटा, मैलिग्नेंट। अब देखिए यहां पर खुद देख लीजिए, सार्कोमा 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 सार्कोमा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक ऐसा कैंसर है जो फैलने वाला है। बात खत्म। ठीक है, उसके साथ साथ ही टीएनएम क्लासिफिकेशन समझाया पूरा। टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या क्या, टी बराबर ट्यूमर है, लिम्फ नोड है, मेटास्टेसिस है। टी बराबर ट्यूमर के अंदर नो, मैंने कहा आपको यदि ट्यूमर नहीं है उसकी तो नो प्रेजेंस, किसी प्रकार का ट्यूमर नहीं है। टी आई है तो कार्सिनोमा ऑफ इन सिटू है। पूरा मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन आउट किया। इसके साथ साथ ही मैंने आपको टीएनएम क्लासिफिकेशन के साथ लिम्फ नोड का पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है साहब, और लिम्फ नोड के बारे में मैंने पूरा अच्छा से समझाया। ठीक है, और मेटास्टेसिस के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि एम बराबर मेटास्टेसिस, नो बराबर नो मेटास्टेसिस, एल बराबर लोकल मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस इन रीजनल, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी कि एक ऐसा कैंसर जो फैलने वाला नहीं है तो M0 लिख के साइड में कर दो। फैल रहा है एक ही जगह तो लोकल, ठीक है, उसी पूरी कैविटी में फैल रहा है तो M2, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल रहा है तो संख्या देनी M3। बात खत्म। ये मैंने आपको पूरा समझाया, पूरा एक्सप्लेन आउट किया। उसके साथ साथ ही मैंने आपको कहा कि कैंसर कैसे फैल सकता है, थ्रू द ब्लड, थ्रू द लिम्फ, थ्रू द आपका ब्लड के माध्यम से। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई यहाँ भी कि सर मोस्ट कॉमन क्या है रूट फैलने का,
तब ब्लड सबसे अर्लीस्ट कहां फैल सकता है, किससे फैल सकता है, तो लिम्फ से। और दूसरा एग्जांपल क्या देना है यहां, सबसे खतरनाक एग्जांपल देना है कि मोस्ट कॉमन साइट कहां सबसे ज्यादा फैलता है, आंसर देना लंग्स। ये बात भी मैंने समझाई, ठीक है, ओके। रिपीट के तौर पर ये बात मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले कहां फैलेगा, बोन में। सर्वाइकल कैंसर सबसे पहले कहां फैलेगा, मैंने कहा था बेटा थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, आप क्या कहो कर सकते हैं लंग्स से, ठीक है, तो आंसर आपको लंग्स देना है, ठीक है, लैग नहीं, ओके। फिर मैंने आपको कहा गैस्ट्रिक कैंसर सबसे पहले कहां फैलेगा, लीवर में। लंग कैंसर सबसे पहले कहां फैलेगा, ब्रेन में। और प्रोस्टेट कैंसर कहां फैल सकता है बेटा, स्पाइनल और बोन के अंदर। आपको आंसर ये देना, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या कहा, मैंने लास्ट में आंसर दिया ग्रेड का, और ग्रेड में मैंने 4 एग्जांपल दिए थे आपको, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। उसके साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात आपको एक्सप्लेन की थी वो मैंने की थी ग्रेड ऑफ कैंसर। और ग्रेड ऑफ कैंसर में बेटा जी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ठीक है साथियों। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगले टॉपिकों में फिर हम मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे।